कहते हैं कि सफलता की कीमत खून पसीने और आंसुओं से अदा होती है। नमस्कार, जी हाँ, इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल है मल्हार राव होलकर सरकार का। उनकी आंखों में आंसू भी हैं और चेहरे पर पसीना आया हुआ है इस डर की वजह से कि कहीं निजाम के सैनिक रक्त न बहा दे खंडे राव का। राम राम भाई सारे ने। और देखो, आज शो की शुरुआत होती है पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो की, जहाँ पर देवी अहिल्या बात कर रही होती हैं मल्हार राव होलकर सरकार से और कहती है उनको अपने बही खाते दिखा करके कि ये देखिए, आप ये सब सही है ना, जांच लिया है मैंने, आप भी देख लीजिए। और फिर कहती हैं कि देखिए, अब मुझे आप मुक्त कीजिए इस राजपाट के कार्यों से, और खंडेराव जब आ रहे हैं और असली हक उन्हीं का है इस कार्य पर, वही आपकी मदद कर दिया करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं इस वाड़े की छोटी सुनबाई बनकर ही रहना चाहती हूँ, मुझे उसी में आनंद आता है और मैं वही काम करना चाहती हूँ। देवी अहिल्या कहती हैं कि उनकी सासूबाई ने उनकी बहुत मदद की इस चीज़ में, मगर अब वो चाहती हैं कि उनकी सासूबाई को कोई भी ज़रा सी भी शिकायत का मौका ना दें। हालांकि सासूबाई ने बहुत मदद की, उन्होंने कहा कि रसोई को भूल जाओ, तुम सिर्फ राजपाट पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूँगी। मगर अब वो सुनबाई ही बनना चाहती हैं, उसी हिसाब से काम करना चाहती हैं। तब मल्हार राव होलकर सरकार कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम दरबार में अब भी आया करो, और बल्कि मैं तुम्हें और भी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ दरबार की, ना सिर्फ दरबार की जिम्मेदारी बल्कि वो जिम्मेदारी देना चाहता हूँ जिसको देख करके देवी अहिल्या तुम्हारी सासूबाई भी खुश ही होंगी, तुम चिंता मत करो। फिर वो कहते हैं कि तुम आज मेरे साथ दरबार में चलो, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और राजपुताना मुहिम के बारे में भी चर्चा करनी है। तब देवी अहिल्या कहती कि हाँ, मैं इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आई थी। और वो कहती हैं कि अभी तो काफ़ी वक्त होगा बाबा साहेब इसके मतलब मुहिम पर जाने के लिए। तो कहते हैं हाँ, 15 दिन तो तकरीबन लग ही जाएंगे तैयारियों में। फिर वो कहती हैं जब तैयारियों में इतना वक्त है और तैयारियाँ अच्छी तरीके से करें, तो इसलिए अभी क्या आवश्यकता है सेनापति का नाम घोषित करने की। तो वो कहती हैं क्यों? तो वो कहती हैं बस मैं तो इसलिए चाहती हूँ कि आपको एक और उम्मीदवार मिल जाएगा और चुनाव करने के लिए हो सकता है गुनू जी से ज़्यादा। हालांकि मैं गुनू जी की जो योग्यता है उस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, मगर खंडेराव जी आने वाले हैं, बस उनके आने तक आप रुक जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ और तुम नज़रें नहीं मिला पा रही हो, ये तर्क तुम्हारा है मैं जानता हूँ, मगर जो बातें तुम कह रही हो, जो भावना है, वो तुम्हारी नहीं है। वो गौतम ने तुम्हें कहा है ना? वो कहती है हाँ, उन्होंने कहा है, मगर ठीक कहा है बाबा साहेब, क्योंकि खंडेराव जी को भी तो मौका देना चाहिए, वो अपने हिसाब से सही कह रही हैं। तो वो कहते हैं हाँ, मैं जानता हूँ। फिर अचानक से कहते हैं कि दरबार चलो। दरबार में जाते हैं और फिर दिखाते हैं दरबार में सभी उपस्थित होते हैं, मगर गंगूबा और एक और कौन नहीं होता, धनाजी सरदार, दो लोग गायब होते हैं। दरबार की कार्यवाही आरंभ कर दी जाती है और दूसरी तरफ द्वारकाबाई साहेब और सीताबाई होलकर जो हैं चुनाव कर रही होती हैं गुनू जी के लिए पगड़ी का, और पगड़ी पर किस तरीके से उसको सजाया जाए ये चीज़ें देख रही होती हैं। तभी आ जाती है रकमा बाई। रकमा बाई देखती हैं, अरे वाह, आज मतलब कपड़े वाले आए थे तो वस्त्र आए हैं, तो मतलब बड़ी वो उत्साहित होकर पूछती है। तो वो कहती हैं इतना उत्साहित मत हो, क्योंकि ये तो हमने जो है पगड़ी के लिए मंगवाया है गुनू जी के लिए, वो जो है मुहिम पर जाने वाले हैं, तो हम उन्हें उपहार स्वरूप देना चाहते हैं। और सीताबाई होलकर कहती हैं कि आई जैसे ही घोषणा हो ना नाम की, तो आप गुनू जी को ये दे देना, वो बहुत खुश होंगे। तब रकमाबाई कहती हैं कि इतनी भी क्या जल्दी थी आपको ये मंगवाने की, बुलाने की? वो कहती हैं क्यों? वो कहती हैं, रकमाबाई कहती हैं कि घोषणा होने का तो इंतज़ार कर लेना चाहिए था। तब दोनों के ही जो है कान खड़े हो जाते हैं और द्वारकाबाई साहिब कहती हैं तुम्हें कोई बात पता है, तुमने कोई बात सुनी है क्या? तब वो कहती हैं सोच करके कि देखो, मेरी इधर की उधर बात करने की आदत तो नहीं है, फिर भी आप इतना आग्रह कर रही हैं, पूछ रही हैं, तो बता देती हूँ कि मैंने सुना है देवी अहिल्या बात करने वाली है मल्हार राव होलकर सरकार से कि जो फैसला है गुनू जी की घोषणा करनी है उसको कुछ वक्त तक के लिए रोक दिया जाए या खंडेराव जी के आने तक रोक दिया जाए। तब वो कहती हैं अब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब तो दरबार का भी वक्त हो चुका है, सूबेदार जी जो हैं दरबार में होंगे, अब मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती, तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे पहले बताती। अब दरबार में दिखाया जाता है कि मल्हार होलकर सरकार जो है सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट रहे होते हैं। जो घोड़ों के बारे में जानकारी है, जितनी भी वो या काम है, वो सारा वो कहते हैं कि गंगूबा को बता देंगे, वो अपने आप देख लेंगे। और तोप खाने का जितना भी काम है, बारूद का है, वो सारा संभालेंगे तुको जी। दूसरा वो कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण काम है, और किसको देते हैं? देवी अहिल्या को देते हैं। देवी अहिल्या भी चौंक जाती है ये बात सुन करके। वो कहते हैं कि जितने भी सैनिक होंगे, जितने भी सैनिक जाएंगे, उनका प्रशिक्षण और उनका चुनाव देवी अहिल्या करेंगी, वो संभालेंगी। यहाँ पर शंका होती है थोड़ी सी गुनू जी को, क्योंकि अभी तक सेनापति वो थे तो सेना का सारा काम वो देख रहे थे, मगर वो आश्वस्त इसलिए होते हैं कि उनका नाम तो मुहिम के लिए है, अब पीछे से कोई भी काम करता रहे। तब वो कहते हैं मल्हार राव होलकर सरकार कि जो मुहिम है बहुत महत्वपूर्ण है और इसके गौरवपूर्ण जो सेनापति होगा उस गौरवपूर्ण कार्य के लिए उसका चुनाव, उसका नाम तभी खड़े होने की कोशिश करते हैं गुनू जी। मगर जैसे ही वो कहते हैं मल्हार राव होलकर सरकार कि इसके नाम की घोषणा हम 2 दिन बाद करेंगे, वो बेचारे बीच में ही मुंह लटका कर बैठ जाते हैं। और फिर देखते हैं
और मल्हारराव होलकर सरकार के चेहरे के भावों को और देवी अहिल्या के भावों को तब वो समझ जाते हैं कि देवी अहिल्या ने ही मनाया होगा मल्हारराव होलकर सरकार को कि अभी उनके नाम की घोषणा ना की जाए। और यहाँ पर वो कहते हैं इस गौरवपूर्ण कार्य के लिए गौरवपूर्ण सेनापति के नाम की घोषणा हम 2 दिन बाद करेंगे और तब तक युवराज खंडेराव भी आ चुके होंगे। अब आपको लिए चलते हैं खंडेराव जी के कक्ष में। खंडेराव जी के कक्ष में जो सजावट का कार्यभार दिया गया था हरकू बाई को, तो उसको देखने के लिए आई थी गौतम बाई साहब। और हरकू बाई बता रही होती कि उन्होंने क्यों इतना ज़्यादा बदलाव नहीं किया, सजावट तो की है मगर बदलाव इतना क्यों नहीं किया सजावट में, कि क्योंकि खंडेराव जी अब 7 साल महल से दूर रहे हैं, वाड़े से दूर रहे हैं, अपने कक्ष से दूर रहे हैं, बहुत सारी यादें हैं वो महसूस कर रहे होंगे और जब यहाँ आएंगे तो फिर से उसको जीने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बदलाव महसूस नहीं होगा तो उन्हें अच्छा लगेगा, इसलिए ज़्यादा बदलाव नहीं किया है। मगर इन सब बातों में ध्यान नहीं होता है गौतम बाई साहब का। उनका ध्यान तो इस बात में होता है कि महल में जो दरबार है, दरबार में क्या बात हो रही होगी, क्या देवी अहिल्या मल्हारराव होलकर सरकार को मनाने में कामयाब रही होंगी कि उनके नाम की है, सेनापति के नाम की भी घोषणा रोक दी गई हो। और फिर खबरी आती है। खबरी कौन, पहली मर्तबा हमने देखी यहाँ पर गौतम बाई साहब की खबरी वो आती है और सारी बातें बताती हैं और गौतम बाई साहब बहुत खुश हो जाती है। खुशी के मारे मुझे तो ये लगा था कि अभी गले से उतार के कोई हार और थमा देंगी कि जाओ बहुत खुश कर दिया तूने, वाह मज़ा आ गया। अब हरकू बाई पूछती हैं क्या बात है अक्का साहिब, आप बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। तो वो बताती हैं कि पता है अभी खंडेराव जी आने वाले हैं और इसलिए मैंने कहा था, और मल्हारराव सूबेदार जी ने जो है घोषणा नहीं की है सेनापति के नाम की। तो बहुत खुश होती हैं, वो चाहती हैं कि हक बेशक तुम्हें लगे कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं भी डरी सहमी सी माँ हूँ, मगर क्या करूँ, ये मेरी मतलब ममता है ही ऐसी, और जो राज होता है उसके लिए सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। मैं चाहती हूँ कि हक खंडेराव का और खंडेराव को ही मिले। तब वो कहती हैं कि जो होलकर वंश है या होलकर राज है तो उसको तो एक किस्म से श्राप मिला हुआ है कि कोई ना कोई परिवार में से ऐसा होता है जो गद्दी के लिए विश्वासघात करता रहता है। और वो चाहती हैं कि खंडेराव ही इस गद्दी के असली वारिस हैं और उन्हीं को मिले, कोई बीच में हस्तक्षेप ना करे। और दूसरी बात वो शंका जाहिर करती हैं कि मल्हारराव होलकर सरकार जो न्यायप्रियता है उसके कारण से खंडेराव को बचपन से लेकर के अभी तक जो है थोड़ी सी मतलब कि कोई खास अच्छी उनकी बनी नहीं है बात, और उपेक्षा है उनका शिकार भी होता रहा है खंडेराव। वो चाहती है कि यहाँ पर अब उन्हें किसी चुनौती का या फिर किसी ऐसे उपेक्षा का शिकार ना होना पड़े और खंडेराव को बार बार अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है। और मैं चाहती हूँ कि यदि इस मुहिम पर खंडेराव जाए तो न सिर्फ मतलब मालवा में बल्कि मल्हारराव होलकर सरकार के दिल में भी जो है एक गर्वपूर्ण जगह वो बना लेंगे और फिर विकल्प का या योग्यता के लिए किसी प्रतिस्पर्धा का विकल्प ही नहीं रहेगा और खंडेराव की जो है तूती बोलने लगेगी पूरे साम्राज्य में। अब मल्हारराव होलकर सरकार और गंगूबा बात कर रहे होते हैं उनके कक्ष में कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तब गंगूबा कहते हैं कि सिर्फ आशा ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि जो हमला होने वाला है खंडेराव जी पर वो निस्तेनाबूत उसको कर देंगे और सेना की टुकड़ी जो है भेजी जा चुकी है, आश्वस्त रहें बिल्कुल। तब सूबेदार जी की नज़र पड़ती है कि देवी अहिल्या कक्ष में आई हैं। वो घबरा जाते हैं कि कहीं उन्होंने बात सुन ना ली हो, मगर देवी अहिल्या कहती है माफ़ कीजिएगा मैंने देखा नहीं था, यदि आप व्यस्त हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। तब उन्हें लगता है कि हाँ इन्हें कुछ नहीं सुना। वो कहते हैं हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहती हैं किस लिए आई थी। वो कहती हैं कि मैं तो सैनिकों को प्रशिक्षण के बारे में जो बात आपने बताई थी उसके बारे में जानने आई थी कि कैसे क्या करना है। तब सूबेदार जी कहते हैं कि नहीं आज तुम ये सब छोड़ो, कल से देखना, और कल खंडेराव आने वाले हैं और तुम यूँ करना बेशक खंडेराव को भी साथ में ले जाना सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए। तब वो चली जाती हैं देवी अहिल्या वहाँ से मुस्कुरा करके और गंगूबा से फिर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि अहिल्या ने बहुत ज़्यादा जो है प्रतीक्षा की है खंडेराव के आने की और ना जाने क्या क्या सोच रखा होगा उसके स्वागत के लिए भी, तो थोड़ा इसको वक्त देते हैं। फिर गंगूबा पूछते हैं कि दरबार से आते ही उसके बाद में बाहर जो है यही बात चल रही है, यही चर्चा हो रही है कि आपने सेनापति जी के नाम की घोषणा क्यों नहीं की, सब जानना चाहते हैं। तब वो कहते हैं कि ऐसा है कि देवी अहिल्या ने ही मुझे एक सुझाव दिया और मुझे अच्छा लगा, वाकई बड़ा अच्छा सुझाव लगा। उन्होंने कहा कि खंडेराव आने वाले हैं तो खंडेराव के आने की प्रतीक्षा की जाए और उसके बाद में ही नाम की घोषणा की जाए। मुझे अच्छा लगा और मैंने मान ली बात ही। तो वो कहते हैं हाँ आपने सही किया। फिर दिखाते हैं गुस्से में आग बबूला हो रखे होते हैं गुन्नू जी और उनके पिताजी अब उनको कह रहे होते हैं वही बात जो थोड़ी देर पहले अपने मामा वाले केस में वो उनको अपने पिताजी को कह रहे थे कि शांत रह जाइए, संयम रखिए, संयम। और यहाँ पर अब धना सरदार कहते हैं कि गुन्नू जी संयम रखिए। तब वो कहते हैं कि संयम कितना रखूँ मैं। फिर वो कहते हैं देखो तुमने ये नहीं देखा कि आज मैं दरबार में नहीं आया, तुम्हें पूछना चाहिए था मैं क्यों नहीं आया। तो वो बताते हैं कि उन्होंने दरबार में आते वक्त देखा कि गंगूबा तात्या कहीं बाहर जा रहे हैं, दरबार के वक्त कहीं बाहर जा रहे हैं मतलब कोई बड़ी बात होगी। तो उन्होंने उनका पीछा किया और फिर देखा कि वो सैनिकों से बात कर रहे थे। वो बताते हैं कि खंडेराव पर हमला होने वाला है, निज़ाम की सेना उन पर हमला करने वाली है। तब वो कहते हैं कि अब हम इस मौके को भुना सकते हैं और
और हमें अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे यहाँ से सेना जाएगी खंडेराव को बचाने के लिए, हमें उसको पहुँचने नहीं देना है। उसके रास्ते में जो है अड़ंगा लगाना है, उसको रोकना है। खंडेराव को निजाम वाले मार देंगे, इनको हम रोक देंगे, बस तुम्हारा नंबर पक्का। तब दोनों पिता पुत्र बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे कहते हैं कि दुख में पहले और सुख में बाद में, ऐसा मतलब इंसानियत की निशानी है। मगर ये पता नहीं कैसे लोग हैं जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढ लेते हैं।